हेलो एवरीवन, आज हम बेटा जो कल आईसर का एग्जाम हुआ है 7 जून 2026 को, उसका सॉल्यूशन देखते हैं बायो के पेपर का कि हमें कैसे सॉल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन केमियोस्मैटिक हाइपोथेसिस पे था, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ल्यूमेन के अंदर वाटर स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटॉन अंदर भेजते हैं और स्ट्रोमा से एनएडपी रिडक्टेज भी प्रोटॉन को ले लेता है। तो अगर इस बात को हमें पता होता तो हम इसमें आंसर कर पाते कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ये किसकी वजह से बनता है। तो ल्यूमन बाय प्लास्टोक्विनोन, ये वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वाली बात है जिनको साथ में प्रोटॉन एटम भी चाहिए होता है। कंजप्शन ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एनएडपी, बिल्कुल ठीक, लास्ट स्टेप है बेटा ये। रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेक्वाइड वाटर स्प्लिटिंग, बिल्कुल ठीक, 1, 2 एंड 4। थर्ड जो स्टेटमेंट है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इनटू द ल्यूमन ऑफ थाइलेक्वाइड बाय एटीपी सिंथेस, ये उल्टा होता है, बल्कि इसके थ्रू तो हम एटीपी सिंथेस जब एटीपी बनाते हैं तब तो हम वापस स्ट्रोमा में भेजते हैं प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। तो यहां पर आंसर है 1, 2 एंड 4। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस मैचेस, तो देखो डाइकोट ट्रू, डाइकोट स्टैम्प, मोनोकोट ट्रू, मोनोकोट स्टैम्प। मोनोकोट स्टैम्प हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम में भी है कि उसके वेस्कुलर बंडल्स बहुत स्कैटर्ड होते हैं। तो देखिए स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल एक ही ऑप्शन है, तो एस के साथ 4 होना चाहिए। अगर आपको इतना भी पता था तो आप यहां आंसर कर सकते थे। मोनोकोट रूट रेडियल होती है, रेडियल मतलब कि जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे कोई सेंटर से तो एक लाइन पे या तो जाइलम का या फ्लोएम, दोनों एक लाइन पे नहीं आएंगे। और क्लोज्ड होता है, उसमें कोई कैम्बियम का चक्कर नहीं होता है। तो आर के साथ 3 ठीक है। क्यू के साथ 2 रिंग होती है, उसमें पूरा डाइकोट स्टैम्प में रिंग बन जाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की मदद से। कॉन्जॉइंट होता है, यानी एक ही लाइन पे जाइलम फ्लोएम दोनों आते हैं। डाइकोट रूट रेडियल ओपन और डायस टू टेट्रार्च, यानी डाइकोट रूट में जो नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम बंडल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं थोड़े कम होते हैं। तो इसका आंसर भी ठीक है, फर्स्ट। ये ग्राफ दिया गया और बोला गया पी और क्यू में क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कि पी ठीक ग्रो कर रहा है, क्यू ठीक ग्रो कर रहा है, लेकिन जब दोनों साथ ग्रो कर रहे हैं तो पी की वैल्यू कम हो रही है और क्यू की वैल्यू ज्यादा हो रही है। यानी एक को प्लस है और दूसरे को माइनस दिख रहा है। ऐसा कौन सा एसोसिएशन है? देखो म्यूचुअलिज्म क्या ऐसा है? नहीं। पैरासिटिज्म नहीं। कमेंसलिज्म नहीं। कमेंसलिज्म में भी +0 होता है, प्लस माइनस तो नहीं होता है। तो आंसर हो गया क्यू इज प्रेडेटर ऑफ पी, क्योंकि प्रेडेशन में प्लस माइनस इकोलॉजिकल इंटरैक्शन देखी जाती है। पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर है। काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आए हुए थे, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो वो बोलते हैं आपने इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहां करी है? टेट्रासाइक्लिन पर करी है, तो यानी टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर वेक्टर की खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं आपने इंसर्ट कर दिया, उसे आगे भेज दिया, तो क्या होएगा बेटा? जब भी आप आगे भेजोगे तो होस्ट के अंदर या उस स्पेशली उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होगी, एम्पिसिलिन की बचेगी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन बट नॉट टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण खत्म हो गई है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैन ग्रो इन बोथ, जी नहीं। प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन बट नॉट टेट्रासाइक्लिन, नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड यूज किया है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट तो बेटा जब दोनों होंगे उसमें टेट्रा एमपी को एक नहीं होगा, है ना। और चौथा भी गलत ही है, तो यहां पर हमारा इजी आंसर है आंसर नंबर 1। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जैसा ही है कि केएम मतलब वेलोसिटी, जो केएम होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी कंसंट्रेशन हो। तो पहले मैक्सिमम ढूंढ लो भाई, है ना। तो आपको पता चल गया मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है 16, और उसने बता दिया कि वो वाला ग्राफ चूज करना है जिसमें 20 सबस्ट्रेट की वैल्यू, ये 20 हो और 16 का आधा यानी 8 वैल्यू आ जाए। तो ये 16 का आधा 8, देखो फर्स्ट में ही 20 पे कितनी है? 8। मैक्सिमम 16 ही लिमिट है भाई, हर जगह 16 है, लेकिन उसका हाफ जो है वो क्या 20 पे है? नहीं। यहां पे 20 पे देखोगे तो 4 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 20 पे देखोगे तो 16 ही आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, हाफ होना चाहिए। और सिमिलरली यहां 20 पे देखेंगे तो फिर से 4 है। तो मैक्सिमम का हाफ जो 8 है बेटा, वो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एफएसएच और एस्ट्रोजन का मोड ऑफ एक्शन। एफएसएच जो होता है बेटा वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करता है, उसके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हैं, और एस्ट्रोजन या स्टेरॉयडल हार्मोन्स के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं। अगर आपको ये बात पता थी तो आप बता देते
कि एफएसएच मेम्ब्रेन बाउंड है, साइक्लिक एमपी या सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा और एस्ट्रोजन सीधा सेल के अंदर जाएगा और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करेगा। दूसरी स्टेटमेंट कि एफएसएच का इंटरसेलुलर होता है, गलत है। तीसरी स्टेटमेंट दोनों का इंटरसेलुलर होता है, गलत है। और दोनों मेम्ब्रेन बाउंड भी गलत है। तो यहां पर आंसर है 1। इसके लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स करते हैं इंट्रासेलुलरली। अगर सेल वॉल ही एकलौता क्राइटेरिया हो, क्वेश्चन कहता है, तो माइकोप्लाज्मा कहां होगा? तो इनिशियल क्लासिफिकेशन में सिंपल था, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो प्लांट, और जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके पास नहीं है वो एनिमल। तो माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल होती नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप में आ जाता? एनिमिलिया है। फिर पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बताइए। तो हमें एक मॉलिक्यूलर बेसिस में एनसीईआरटी में एक बात समझाई जाती है कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर हम लिखते हैं कि 5' एंड पे प्रमोटर होगा और 3' एंड पे टर्मिनेटर होगा, ये हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। तो नीचे वाला स्ट्रैंड है, कोडिंग इतना पता चल गया क्योंकि प्रमोटर इसके 5 पे लिखा हुआ है। और अब ये सीधा तो है नहीं, यानी इसको अगर मैं 5:3 के डायरेक्शन में पढ़ूंगा तो कैसा आएगा? GTGCTGTAAC, ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये कोडिंग स्टैंड हमेशा 5:3 में ही पढ़ा जाता है, टेम्पलेट 3:5 में होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, रेप्लिकेशन में दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करते हैं स्ट्रैंड्स। एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ जाएगा बेटे, तो पूछा जाता है क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट सही होंगे। तो हमें पता ही है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन पे वो अनमास्क हो जाएंगे क्योंकि ट्रोपोनिन अपनी जगह छोड़ देगा, और जेड लाइन या सार्कोमियर पास आ जाएंगे। तो देखो, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड बिल्कुल सही आंसर है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स मास्क कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कैसे होगी, तो गड़बड़ है। जेड लाइन आउटवर्ड नहीं होती बेटा, इनवर्ड होती है। कैल्शियम का लेवल डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट आंसर। कंपैरेटिवली इस बार बायो का पेपर आईसर में काफी आसान आया था। फिर एक क्वेश्चन है कि एंटी-आरएच एंटीबॉडी वाला ट्रीटमेंट हम कब देंगे, किस मदर को दे देंगे ताकि सेकंड प्रेगनेंसी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो। तो सिंपल सा रूल है, हमें पता है कि बच्चा जब आरएच पॉजिटिव होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में और मां आरएच नेगेटिव, हम तभी इसको करते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? टू आरएच नेगेटिव मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट आरएच पॉजिटिव चाइल्ड, पहला ही आंसर है बेटा। टू आरएच पॉजिटिव मदर जी नहीं, मदर नेगेटिव होनी चाहिए। फर्स्ट आरएच नेगेटिव चाइल्ड होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती, चाइल्ड को पॉजिटिव होना चाहिए, और मदर आरएच पॉजिटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेगेटिव रेगुलेशन लैक ऑपरेन की हमारी एनसीईआरटी में बताई जाती है, पॉजिटिव हमारे सिलेबस से बाहर मानी जाती है। तो हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए बस, PIPO, प्रमोटर और ऑपरेटर साथ साथ ही होते हैं। ऐसा दो में ही है बेटा, फर्स्ट और थर्ड, बाकियों में ऐसा है ही नहीं। वो ये दो PZYA के बीच में घुस गया, यहाँ पे O पहले आ गया, इनहिबिटर प्रमोटर के पास चला गया, ऐसे नहीं होता। दो ही ऑप्शंस होते हैं सीक्वेंस वाइज, वो फर्स्ट और थर्ड है, जिसमें कि हम नेगेटिव रेगुलेशन कर सकते हैं लैक ऑपरेन की। इसके बाद पूछा गया कि कौन से ग्रुप में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है बेटा वो माँ बाप जैसा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप AB है यानी IA-IB, मदर का O है यानी IO-IO, इस केस में जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? देखो, एक बच्चे का आएगा IA-IO यानी A ब्लड ग्रुप, IA-IO यानी फिर से A, IB-IO यानी B, और IB-IO यानी B। तो B या A ब्लड ग्रुप होगा, जबकि पेरेंट्स का AB और O था, तो पेरेंट्स और बच्चे का मैच नहीं करेगा फर्स्ट में। बाकी सब ऑप्शंस में मैच कर सकता है कि अगर फादर का A है और मदर का O है, मान लीजिए यानी यही वाला ग्रुप है, तो हो सकता है कि बच्चे का भी A आ जाए, यानी मैच कर जाएगा। बाकी सब में ऐसा हो सकता है कि बच्चे और पेरेंट का ब्लड ग्रुप मैच हो जाए, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। आरएनए इंटरफेरेंस के लिए हमें बस इतना भी अगर पता होता कि हमें डबल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की जरूरत पड़ती है, तो हम आराम से फर्स्ट आंसर टिक कर देते। ये दोनों तो डबल स्टैंड ही नहीं है, और इसमें रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी फॉलो ही नहीं हो रहा। आरएनए में थायमिन नहीं होता, एक के साथ यू होना चाहिए, दैट इज इन फर्स्ट ऑप्शन। तो आराम से 13th क्वेश्चन भी बेटा हम कर सकते थे। पेडिग्री का इनहेरिटेंस पूछा गया, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर वाली जनरेशन में डिसऑर्डर ना हो और नीचे वाली में आ जाए, यानी ये डोमिनेंट है। तो रिसेसिव तो यहीं कट गया।
फादर जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि मेल को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि जनरली ऐसा हो रहा है फादर फीमेल को अफेक्ट कर रहा है। अगर वाई लिंक्ड होता तो मेल को अफेक्ट करता, तो वाई लिंक्ड भी नहीं है। बच गए दो ऑप्शन भाई, माइटोकॉन्ड्रियल या एक्स लिंक्ड। माइटोकॉन्ड्रियल में तो मदर सबको अफेक्ट करती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वैसा भी नहीं दिख रहा। तो एक ही ऑप्शन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लेट्स फेस द लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं प्राइमरी oocyte सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं बच्ची के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर। किस स्टेज में होते हैं? तो प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में रेस्टेड होते हैं, प्यूबर्टी जब आती है तो वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर आंसर था बेटे प्रोफेज 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन पेपर काफी आसान था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।